इस कार्यक्रम का जो सत्र है और इसका जो विषय है वह है दलित आदिवासी महिला लेखन दशा और दिशा। इस विषय से संबंधित जितने भी वक्ता हैं वह पधार चुके हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रजत रानी मीनू मैम, आदरणीय गंगा साहब मीना सर और आदरणीय डॉक्टर नीलम मैम और डॉक्टर वंदना जी, कृपया आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। इक्कीसवीं सदी को विमर्शों की सदी कहा जाता है और ये भी कहा जाता रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए क्या साहित्य समाज का दर्पण रहा है? वास्तविक रूप से साहित्य समाज का दर्पण 21वीं सदी में बना है। विमर्शों ने ही साहित्य को समाज का दर्पण बनाया है। आज यह जो विषय है दलित आदिवासी महिला लेखन दशा और दिशा बहुत ही मौजूद विषय है और बहुत ही प्रासंगिक विषय है। इस विषय पर हमारे जो अतिथि वक्ता हैं विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु कार्यक्रम की एक औपचारिकता है जिसके तहत मैं आप सभी का परिचय पढ़ना चाहूँगा। आदरणीय रजत रानी मीनू मैम, आप हिंदी दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कवित्री, कथाकार, संपादक, आलोचक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। कथाकार के रूप में आपका पहला कहानी संग्रह हम कौन हैं काफ़ी चर्चित रहा। इसका मराठी और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। इसके साथ ही इस पर फ्रेंच, इटालियन में शोध भी हुआ है। वहीं कवित्री के रूप में आपका पहला कविता संग्रह पिता भी तो होते हैं माँ को बहुत सराहा गया। इसके अतिरिक्त शोध और आलोचना की लगभग आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से 90 दशक की हिंदी दलित कविता, हिंदी दलित कथा साहित्य की अवधारणाएं और विधाएं, भारतीय साहित्य में दलित स्त्री केंद्रित कहानियां का नाम लिया जा सकता है। आपको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसकी एक लंबी सूची है, किंतु उनमें से कुछ मुख्य जो पुरस्कार हैं उन्हीं का नाम मैं लेना चाहूँगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड, माता सावित्रीबाई फूले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसी क्रम में आदरणीय गंगा साहब मीना जी का भी परिचय मैं यहाँ पर सभी को देना चाहूँगा। आप आदिवासी लेखन को एक दिशा देने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप वर्तमान समय में JNU के भारतीय भाषा केंद्र में एसोसिएट के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता और आदिवासी साहित्य पत्रिका के संपादक और संस्थापक भी हैं। आप विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अपने संपादकीय लेखों और विभिन्न समाचार चैनलों में समाचार बहसों में अपनी भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी पुस्तकों की बात करूं तो आदिवासी साहित्य विमर्श, आदिवासी चिंतन की भूमिका, आदिवासी और हिंदी उपन्यास आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार और रुक्मणी देवी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी उनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर नीलम मैम, आप हिंदी दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। इसके साथ ही आप लक्ष्मीबाई महाविद्यालय दिल्ली में अध्यापन कार्य कर रही हैं। आपकी सक्रियता एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सराहनीय है। आपकी बेबाकी आपके निडर व्यक्तित्व का ही आईना है। आपका कविता संग्रह सबसे बुरी लड़की चर्चा में रहा है। आपकी कविताएं साहस से भरी स्त्री की कविताएं हैं। आपकी भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिनमें स्त्री स्वर, अतीत और वर्तमान, हिंदी कविता, छायावाद के बाद, आधुनिक भारतीय भाषा
और हिंदी गद्य उद्भव और विकास अनेक पुस्तकें हैं और मैं उन्हें छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे बीच हैं डॉक्टर वंदना जी। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज आप हमारे अतिथि वक्ता से बातचीत करेंगी। आपके द्वारा संपादित पुस्तक है अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य। आपका जो पीएचडी का विषय रहा है वह है हिंदी दलित आत्मकथाओं पे स्त्री संबंधी दृष्टियों का अध्ययन। इसके साथ ही अब मैं यह जो मंच है वह डॉक्टर वंदना जी को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनुज। जैसे कि ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है तो निर्मला पुतुल की इन पंक्तियों के साथ इसे शुरू करती हूँ। मैं चाहती हूँ आँख रहते अंधे आदमी की आँख बने मेरे शब्द। उनकी एक सेकंड में थोड़ा भूल गया हूँ। हाँ। आप सभी का सम्मान भी कराना है। चलिए इस पंक्ति को पूरा करते हुए हम सम्मान का जो समारोह है उसे शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ आँख रहते अंधे आदमी की आँख बने मेरे शब्द, उनकी जुबान बने जो जुबान रहते गूंगे बने। देख रहे हैं तमाशा, चाहती हूँ मैं नगाड़े की तरह बजे शब्द, और निकल पड़े लोग अपने घरों से सड़कों की ओर। बहुत बढ़िया। इन पंक्तियों के साथ मैं वापस अनुज को मंच सौंपती हूँ। सम्मान के क्रम में मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रोफेसर रजत रानी मीनू मैम के सम्मान के लिए करुणा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उन्हें सम्मानित करें। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। इसी क्रम में अब मैं आदरणीय डॉक्टर नीलम मैम के सम्मान के लिए निशा को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और उन्हें सम्मानित करें। तालियों के साथ उनका सम्मान और स्वागत कीजिए। अब मैं आदरणीय डॉक्टर गंगा सहाय मीना जी के सम्मान के लिए ज्योति यादव को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उनका सम्मान करें। अब मैं यह मंच डॉक्टर वंदना जी को सौंपता हूं कि वो अपनी बातचीत शुरू करें। जी शुक्रिया अनुज। और जैसे कि जिन काव्य पंक्तियों के साथ हमने इस मंच की शुरुआत की थी, दलित स्त्री आदिवासी स्त्री का स्वर भी नगाड़ों की तरह इसी तरह साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर रहा है। और जैसा कि विषय है सत्र का कि दलित आदिवासी लेखन स्त्री लेखन जो है उसकी दशा और दिशा क्या है, तो ये महत्वपूर्ण उपस्थिति इसलिए भी है क्योंकि वो केवल अपने अनुभव दर्ज नहीं कर रही हैं साहित्य में, बहुत यथार्थ अनुभव, बहुत अनुभव, जो ऐसे अनुभव जो केवल कल्पना कहीं भी नहीं है जिस लेखन में। और आप देखिए कि वहाँ संघर्ष भी कई स्तरों पर है, बहुआयामी संघर्ष है। कई जगह वे टकरा रही हैं, न केवल पितृसत्ता से बल्कि जातिवादी जो दंश है वो भी झेल रही हैं। तो यहाँ मुठभेड़ भी और प्रतिरोध भी कई स्तरों पर देखा जा सकता है। तो आज हमारे वक्ता यहाँ जो मौजूद हैं वे सभी इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं और लेखन भी लगातार कर रहे हैं। मैं रजत मैम से ही जानना चाहूँगी सबसे पहले कि किस तरह वह महिला लेखन, जो दलित स्त्री का जो लेखन है
उसकी दशा आप किस रूप में पाती हैं? कौन से वे मुद्दे हैं जो इस लेखन में आ रहे हैं? इसके साथ बहुत सारे शोधार्थी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जब दलित स्त्री लिख रही है तो उस पाठ को पढ़ते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस तरह से उसे समझा जाए? वंदना, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि दलित स्त्री किस लेखन में किस तरह के मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि हम जो दलित स्त्री है वो 3 तरह के तेहरे शोषण का शिकार बताई जाती है। और कई बार तो मुझे ये लगता है तो तेहरे नहीं और भी उसके स्तर हैं, मल्टीपल स्तर हैं शोषण के। वो जिस समाज में रहती है उस सामाजिक जो संरचना है, उस सामाजिक संरचना में वो एक तरह से कहें कि बिल्कुल निचले पायदान पर है। हम भले ही आज स्वाधीनता के संविधान के 75 साल से भी हमने ज़्यादा समय को पूरा किया है, लेकिन जो सामाजिक संरचना है वो अभी भी बड़ व्यवस्थात्मक व्यवस्था है और व्यवहार में तो बिल्कुल है ही। उसको वहाँ जातिगत तमाम तरह के जो प्रश्न हैं व्यवहारिक हैं और शैक्षिक प्रश्न हैं, उन सब से गुजरना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका शिक्षा का स्तर क्या, उसका शिक्षा का स्तर वैसा ही है जैसा बाकी समाज में बाकी स्त्रियों का है। क्योंकि स्त्री है, ये कहा जाता है कि वो तो दलित साहित्य पर भी एक आरोप लगाया जाता है कि विभाजन कर दिया। दलित स्त्री के बारे में जो है हमारी नारीवादी बहुत महत्वपूर्ण स्त्रियां हैं, लेखन करती रही हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, वो इस दलित स्त्री लेखन के मुद्दों पर कई बार चुप्पी साध लेती हैं, विरोध भी नहीं करती हैं। बड़ा मुश्किल है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ गलत कह रहे हैं, क्यों हमारी अभिव्यक्ति क्यों आ रही है। ये अगर ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है? शिक्षा में वो सबसे पीछे है, ठीक है, वो शैक्षिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक राज्य का, एक राष्ट्र का प्रश्न है। और शिक्षा संस्थाएं लगातार जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं हैं वो उनका स्तर लगातार गिरा है और उसी के कारण दलित समाज का स्त्रियां ही नहीं पुरुष वर्ग भी काफ़ी पीछे है। स्त्रियां इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो अपने गांव में स्कूल होता है तो पढ़ लेती हैं और जो गांव में नहीं है तो लड़के तो दूसरे गांव चले जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। तो और इसलिए उनकी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहां उनके विकास के रास्ते वहीं से होकर के निकलते हैं, गुजरते हैं। आज हम देखें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम यहाँ प्रोफेसर हैं, वो 2000 के बाद का ही ये स्लॉट है, हम सब आते हैं, या उससे थोड़े पहले का हो सकता है। उससे पहले का कुछ कॉलेज 50 साल 100 साल हो गए हैं, वहाँ कहीं पर भी दलित स्त्री वहाँ शिक्षिका के रूप में नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इस देश की नागरिक है। ये नारीवादी जो स्त्रियों ने जो सवाल उठाए थे, स्त्री मुक्ति के उठाए थे, स्त्री मुक्त तो वो भी होना चाहती है। और वो क्योंकि जब तक उसको वो समान उसके बाकी स्त्रियों के बराबर नहीं खड़ी होगी, वो शिक्षा में, वो समाज में, वो संस्थाओं में, वो चाहे तकनीकी शिक्षा वो हो। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ले तो मुश्किल से एक या दो दलित स्त्री प्रिंसिपल मिलेंगी। वाइस चांसलर का भी यही स्थिति है, पूरे देश में 1 या 2 या संख्या
कुछ ज़्यादा हो सकती है। कहें कि 1% का चौथा या 10वां भाग भी उनका प्रतिनिधित्व में पूरा नहीं होता है। तो ये जो मुद्दे हैं वो दलित स्त्री लेखन में है लगातार आ रहे हैं, वही उनके मुद्दे हैं। इसके अलावा पितृसत्तात्मक व्यवस्था से भी परिवारों में वो गुजरती हैं, क्योंकि उनका लेखन प्रभावित होता है। यहाँ हम क्योंकि हम इसका अनुमान हम आत्मकथाओं से लगा सकते हैं। हमारी बहुत ही हमारी कहें कि आदर्श हमारी बड़ी बहन सुशीला टैगोर जी, हमारी जो पूरा देश नहीं विश्व भी उनके आत्मकथा का शिकंजे का दर्द को पड़ता है। कौशल्य वैसंत्री दोहरा विशाप, तो उनमें दोनों ही मुद्दे देखने को आए हैं। वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था से भी उसी जद्दोजहद से गुजरी हैं, उनकी कहानियों में भी वही मिलता है, कविताओं में भी है। वो खुली एक उनकी पंक्ति है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत मुझे हाँ। गूंजती है आवाज़ सब दिशाओं में, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए। ये पंक्ति मुझे जब भी पढ़ती हूँ तब मुझे लगता है कि ये, क्योंकि ये पूरी कविता है तो यहाँ मैं नहीं पढ़ रही, क्योंकि उसमें उन्होंने दोनों वर्ग, क्योंकि माँ बाप ने परिवार में लूला लंगड़ा बना दिया, समाज ने भी उनको कोई महत्व नहीं दिया। तो जहाँ इस लेखिकाएं जो हम लोग अब तो काफ़ी आगे आए हैं, लिख रहे हैं, लेकिन इनका जो संघर्ष है और जो हम करना चाहते हैं वो अभी ऐसा लगता है कि बहुत कम कर पा रहे हैं। बहुत कुछ है कहने को, बहुत अभी हमारे, और वो कुछ छूट रहा है, और छूट रहा है वो सामाजिक कारणों से, वो जातिगत कारणों से, वो पारिवारिक कारणों से, पितृसत्तात्मक कारणों से भी। ये पितृसत्तात्मक कारण से एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है ये क्योंकि मैं दूसरी पहले भी स्पष्ट करती रही हूँ कि दलित साहित्य पर या दलित स्त्री की बात होती है, तब उसमें स्त्री और पुरुष के पितृसत्तात्मक वाले जो हमारे अंतर्विरोध हैं उनको प्रमुखता से उठा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दलित पुरुष दलित स्त्रियों के विरोधी हैं, बाकी मुद्दों को साइड कर दिया जाता है। तो ये ऐसा है कि मैं जहाँ तक मेरा जो अध्ययन किया है, मनन किया है, और जहाँ मैं देखती हूँ कि दलित समाज में व्यवहारिक रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो नहीं कहेंगे, व्यवहार है, सिद्धांत नहीं है। जो बाकी जो सवर्ण स्त्रियां हैं, वर्ण व्यवस्थात्मक में जिस तरह की पितृसत्ता सिद्धांतों से बंधी हुई है वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो दलित लेखक को तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, तो वहाँ व्यवहारिकता में है। अगर हम सामान्य समाज की बात करें वहाँ पर भी उस सैद्धांतिक रूप से पितृसत्ता नहीं है, वो देखा देखी है, वहाँ पर दूसरे को देख रहे हैं। और इसलिए वहाँ क्योंकि ये समाज ऐसा रहा है जिसमें हमारा एक तरह से श्रमिक वर्ग रहा है, जहाँ जिसके यहाँ काम किया है वो उसका अनुकरण करता है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि कोई दलितों के कोई अपने पर्व और कोई त्यौहार नहीं है, ये तो सब उनके जो गुलाम वर्ग है अनुकरण करता है। तो ये ही है कि यहाँ पर भी पितृसत्ता जो है वो अनुकरण की हुई है, और अनुकरण की हुई चीज़ें जो व्यवहार में है, सिद्धांत में नहीं है, उसको जैसे ही चेतना आती है उसको छोड़ा जा सकता है। वहाँ कट्टरता का स्तर भी वहाँ कम होता है। वो बदलाव
काफ़ी कुछ समाजों में हम परिवारों में हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें अभी दलित लेखिकाओं का काफ़ी कुछ नुकसान इसलिए होता है कि अभी व्यवहारिकता भी काफ़ी कुछ प्रभावित करती है। शिकंजे का दर्द में तो इतना ज़्यादा मैं तो मेरे दिमाग पे वो सीन पूरा जाता है कि वो चाय बना के रख रही हैं और डॉक्टर जी वहाँ पे सैंडल रखते हैं, फिर भी मैं उनको इतना महान समझती हूँ कि फिर भी उन्होंने इतना लिखा। एक जहाँ वर्जिनिया वुल्फ वो बात करती हैं कि अपना कमरा की, यहाँ तो एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, एक कमरा भी नहीं है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं झुग्गियों में रहते हैं, तो अपना कमरा। तो ये सब क्यों है, कैसे है, कब तक रहेगा? दलित स्त्री इन सवालों से जूझ रही है और उनको अपनी कविताओं में, अपने कहानियों में, संस्मरणों में, उपन्यास में, लेखों में लगातार इन प्रश्नों को जब भी उनको अवसर मिलता है, समय मिलता है, निकाल के परिवार से और वो करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। और जैसा आपने कहा कि शिक्षा, आर्थिक स्तर पर जो पिछड़ापन है, जातिवादी दंश तो झेल ही रही है दलित स्त्री, लेकिन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस तरह से पिछड़ेपन की शिकार है, जब वो संघर्ष के लिए सबसे कह सकते हैं शोषण का सबसे आसान जो शिकार भी बन जाती है। और इसके साथ जब आप कह रही हैं कि दलित स्त्री जब लेखन कह रही है, तो जो कुछ कह देने की बेचैनी है कि सब कुछ कह देना है, सब कुछ बता देना है, कुछ छूट ना जाए, ये बेचैनी उसको लेखन के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। शिकंजे का दर्द का उदाहरण यहाँ मैम दे रही थी। मैं भी कहूँगी इसको पढ़ते हुए कई स्तरों पर आप देखिए कि स्त्री भाषा भी हमें समझ में आती है कि जब दलित स्त्री लिख रही है तो उसकी भाषा के कितने शेड्स हो सकते हैं, कितने बिंब उभर कर आ सकते हैं। कई बार मुझे कहा गया कि दलित आत्मकथाओं में क्या है, स्त्री आत्मकथाओं में क्या है, केवल संघर्ष की बात हो रही है या सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैंने कहा इसका मतलब कि अभी पढ़ने के लिए नज़र की ज़रूरत है। लिखने वाले ने तो लिख दिया, लेकिन पढ़ने के लिए अभी नज़र की ज़रूरत है। तब आपको समझ में आएगा कि आयदान के लिए जो टोकरियां बुनती हुई माँ है, वो केवल टोकरियां नहीं बुन रही है, वो पूरा अपनी पीड़ा बुनकर वहाँ दिखा दे रही है। ग्रामोफोन पे उनकी उंगलियां रख दी जाएं तो पीढ़ियों का पूरा इतिहास जो है वो उसमें से बह निकलेगा, सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही जब शीला टागोरे जब लिखती हैं, कहती हैं कि पति के साथ विवाद होता तो एक समय ऐसा आता था कि मैं मौन धारण कर लेती थी और मन में खूब गालियां देती थी। अब स्त्री का प्रतिरोध देखिए कि जब कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके पास एक हथियार बचा मौन, और मौन रहकर वो कैसे अपना प्रतिरोध दर्ज कर सकती है। इस तरह के विभिन्न शेड्स हमें दलित महिला लेखन में देखने को मिलते हैं। कई तरह की लड़ाइयाँ हैं और उसमें भी ये लड़ाई जब मैम कह रही हैं कि प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रही हैं कि कहाँ तक वो पहुँच पा रही हैं, कितने स्तर पर पहुँच रही हैं, उसमें एक और सवाल है कि तुम लगती तो नहीं हो दलित या दिखती नहीं हो। ये सवाल बड़ा अहम है कि आप अच्छा दिखना भी चाहिए और लगना भी चाहिए। ऐसे स्तर पर जब लेखन शुरू करती है दलित स्त्री तो वो एक तरह से ये घोषणा कर देती है कि हाँ मैं सबसे बुरी लड़की हूँ। तो नीलम मैम जब ये कहती हैं कि हाँ मैं सबसे बुरी लड़की हूँ, तमाम बंधे बंधाए आपके प्रतिमानों को तोड़ देती हैं और आलोचना के नए औजारों की आपको ज़रूरत पड़ती है। वे कहती हैं मैं बहुत बुरी लड़की हूँ क्योंकि मैं हंसती हूँ, सभ्य लड़कियाँ हंसती नहीं, उनकी आंखों में होती है हया और शर्म, मेरी आंखों की शर्म और हया मर गई है क्योंकि मैं खुलकर हंसती हूँ। ये खुलकर हंसती हुई लड़की, प्रतिमान तोड़ती हुई लड़की दलित स्त्री जब लिख रही है, दलित महिला लेखन हो रहा है, तो आप किस तरह से मैम इन प्रतिमानों को तोड़ते हुए देखती हैं? कौन सी दशा में इन्हें आगे बढ़ते हुए देखती हैं? हेलो, सबसे पहले तो रचयिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2 दिवसीय इस संगोष्ठी का आयोजन किया और बहुत जद्दोजहद के साथ जो इनकी मेहनत दिख रही है, वाकई में ये काबिले तारीफ़ है और ये बधाई के पात्र बनते हैं क्योंकि ये आने वाली हमारी पीढ़ी है जो नए भारत का निर्माण करेगी। और उस नए भारत के निर्माण में शायद हम लोग यही कल्पना करेंगे कि हम सब मनुष्य के रूप में
आगे बढ़ें, ना कि एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चिट्ठा है स्त्री और पुरुष को लेकर ही है, चाहे वो दलित स्त्री हो या सवर्ण स्त्री हो। हाँ, यहाँ पर पैमाने बदल जाते हैं शोषण के, क्योंकि दलित स्त्री सिर्फ पुरुषवाद का ही शिकार नहीं होती है, बल्कि ब्राह्मणवाद का भी शिकार होती है, जो वहाँ जाकर रुक जाता है। बहुत जद्दोजहद से वो आगे आना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं। अगर दलित समाज का पुरुष उनको आगे बढ़ने दे रहा है, तो वहीं जो दूसरा समाज है वो उनको रोकने के लिए तैयार खड़ा रहता है। बहुत अच्छी बात आपने वंदना एक बोली कि दलितों के बारे में आज भी ये धारणा है कि वो सुंदर नहीं हो सकते हैं, गोरे नहीं हैं, वो लुटे पिटे रोते हुए सबकी कल्पनाओं में आज भी अच्छे लगते हैं। अगर हम और आप रोते रहें, जी हुजूरी करते रहें, तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हमने पलट कर जवाब दे दिया तो हम लोग सबसे बुरे हो जाते हैं, चाहे वो घर के रूप में हो। स्त्रियां तो अगर घर में भी मेरा यहाँ थोड़ा सा नज़रिया अलग है। अलग नज़रिया ये है कि हमारे समाज के पुरुष भी जो हैं वो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के शिकार हैं, चाहे वो अनचाहे ही क्यों ना आ जाएं, पर वो शिकार हैं। तभी हमारी स्त्रियां दोहरा अभिशाप लिखती हैं। उनको दोहरा अभिशाप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे समाज के पुरुषों में ये मनुवाद धारण ना होता। तो हमारे सामने सुशीला टॉक भरो जी बैठी हुई हैं, उनको ये नहीं लिखना पड़ता और शायद मुझे सबसे बुरी लड़की नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में कहीं ना कहीं शोषण के शिकार होते हैं और हमारे बढ़ते हुए कदम को रोके जाने की कोशिश हमेशा की जाती है। अक्सर पहले तो हम लोगों को ध्यान देना होगा साहित्य के माध्यम से ही कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि स्त्री लेखिकाओं को लेखन के क्षेत्र में उतरना पड़ा। पुरुष भी लिख रहे थे हमारे समाज के, लेकिन अब हमारे समाज की स्त्रियां लिख रही हैं, और जब लिख रही हैं तो उनके भी दुख और दर्द सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने अपने समाज के जितने भी पुरोधा हैं, जब उनको मैंने पढ़ा, तो अक्सर मेरी खोजी वृत्ति, अब उसको आप खोजी वृत्ति कह लीजिए या दिमाग का कीड़ा कह लीजिए, मैं उसमें स्त्री पात्र ढूंढने लगती हूँ कि कहीं तो कोई स्त्री आ रही होगी, कहीं तो कोई स्त्री जो है उनको प्रेरित कर रही होगी, कहीं तो कोई स्त्री जो है वो विस्फोटक होगी और लड़ रही होगी। मुझे वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उस समय का संघर्ष ही दूसरा था, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि में ये सारी चीज़ें नहीं आई, लेकिन संघर्ष का रूप अलग था। अब जो रचनाएं आ रही हैं उसमें हम देख सकते हैं कि रूप बिल्कुल बदला हुआ है, उसमें स्त्रियां भी आ रही हैं। स्वराज सिंह बेचैन सर की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें स्त्री पात्र जो हैं वो बिल्कुल मुखर रूप में आ रही हैं। यहाँ तक कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जब आप कहानियां पढ़ेंगे, अम्मा, सबने पढ़ी होगी अम्मा कहानी, जबरदस्त कहानी है कि जब वो टॉयलेट साफ करने जाती हैं और जो जहाँ जाती हैं जो सवर्ण है जिसके घर का वो साफ करती हैं, तो उनको छेड़ता है और वो बाल्टी उठाती हैं और उसी से पिटाई करने लगती हैं। अक्सर कहा जाता है कि दलित औरतें लड़ाकू होती हैं। लड़ाकू होने के पीछे कारण होता है क्योंकि वो समाज हमें मजबूर करता है, क्योंकि अगर हम मजबूती से उनके सामने नहीं आएंगे तो ये जो भेड़िए होते हैं वो कब हमें नोच खाएं हमें पता भी नहीं चलता है। तो अम्मा के अंदर वो जो मैंने रूप देखा, स्त्री का जो तेवर देखा कि वो बाल्टी उठाती है और उसकी पिटाई लगाने लगती है। अब आप ये सोचिए कि एक तो अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन स्त्री के साथ संबंध
बनाने में उनको कोई भी कह सकते हैं कि ऐतराज नहीं होता है। इस तरह के विभिन्न पहलू जो हैं हमें अब साहित्य में देखने को मिल रहा है, बदलाव आ रहा है, काफी बदलाव आ रहा है। हालांकि अभी भी दलित स्त्री लेखन में और भी बदलाव की जरूरत है और समय जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी रचनाकार जो नए रचनाकार हैं वो हम लोगों के सामने आ भी रहे हैं। नई नई कहानियां आ रही हैं, नई नई कविताएं आ रही हैं जिसके सुर अलग हैं, जिसके संगीत अलग हैं। आपको विविध रंग और रूप उन कहानियों में, उपन्यासों में, आत्मकथाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि आरोप भी लगाया जाता रहा है, अक्सर आरोप, और आज भी आरोप लगाया जाता है कि भाई दलित साहित्य में ऐसा क्या है, क्यों पढ़ा जाए, ये तो बस रोने पिटने का ही काम करते रहते हैं, इनके पास तो भाषा नहीं है, इनके पास तो अलंकार नहीं है, इनके पास तो ये नहीं है। लेकिन जो तेवर है दलित साहित्य का, जो विद्रोह है, जो विरोध है, अगर उससे उसको छीन लिया जाएगा, बोलते हैं ना कि अगर शरीर से आत्मा को छीन लिया जाए तो शरीर तो मृत्यु हो गई ना। तो अगर हमारे तेवर हमसे छीन लिए जाएंगे और हम भाषा और अलंकार में रह जाएंगे तो हमारा साहित्य तो साहित्य रहेगा ही नहीं ना, वो तो बनावटी साहित्य हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा साहित्य है वो यथार्थ का साहित्य है। कहते हैं ना, धरती से निकला हुआ है, अंकुर फूटा है, बिना घास के ही लड़कियां बढ़ जाती हैं। तो हम दलित लोग जो हैं, कहीं पर भी अगर कुछ भी ना मिले, खाद दो या ना दो, पानी दो ना दो, हम तो उगेंगे जरूर, और उगेंगे और अपनी पूरी अस्मिता के साथ रहेंगे और डट कर रहेंगे अपने आत्म सम्मान के साथ। इसमें एक दो बातें और मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमारा विषय स्त्री विमर्श है। स्त्री विमर्श के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं अत्याधुनिक नए समाज में, हमारा समाज भी और हमारे समाज के लोग भी कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर जा रहे हैं। उस दिशा का कहने का तात्पर्य है उसी ब्राह्मणवाद की तरफ वो पोषित हो रहे हैं और उनकी उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं जिससे हमारी लड़ाई रही है, जिससे हम उभरना चाह रहे हैं, जिससे हम आगे आकर अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज की स्त्रियां जो हैं वो बहुत दूर हैं। कारण भी है कि उनके पास आय का साधन नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है। बहुत मुश्किल से अगर एक बच्चे को पढ़ाना होता है तो वो अपना घर बार बेचकर पढ़ाते हैं। जब पढ़ाने की बात होगी तो वो लड़कियों को कम प्रेफर करेंगे, लड़कों को ही करेंगे, क्योंकि हमारे समाज की बुनावट ही ऐसी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम दलित हैं तो हमारे अंदर वो सारी चेतना है कि नहीं जी, हम लड़की को भी पूरा पढ़ाएंगे और लड़कियों को भी पूरा पढ़ाएंगे। सारे लोग मौजूद हैं, सब लोग अपने अपने आसपास के घरों में झांक कर देखें, अपने परिवार में देखें, समाज में देखें, तो हमारे यहाँ भी वो सत्ता जो है वो काम करती है जो उनके यहाँ करती है, पर सत्ता के रूप अलग हैं। हमारी अपनी मजबूरी हो जाती है, हमारे परिवार की मजबूरी हो जाती है कि वो दो में से एक बच्चे को ही पढ़ा सकते हैं या दोनों बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो एक तो शिक्षा का इतना ज़्यादा अभाव है, बेरोजगारी है, उनके पास आय का साधन नहीं है जिसके कारण वो शिक्षा उन तक पहुँचाया जा सके। हालांकि अगर आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो दलित समाज की स्त्रियां जो हैं वो शुरू से अपने घरों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, चाहे वो किसानी के रूप में हो या कपड़ा धोने के रूप में हो या मजदूरी करने के रूप में हो, वो काम करती थी। लेकिन काम करने का ये तात्पर्य कदापि नहीं था कि उनका शोषण नहीं होता था। काम करने के बाद वो आती थीं, जिसको आजकल हम लोग आधुनिक समाज में बोलते हैं कि पढ़ी लिखी औरतें जो हैं वो दोहरी जिंदगी जी रही हैं। आजकल खूब बोलते हैं हम लोग कि भाई वो तो घर में भी काम करती हैं और वो बाहर भी काम करती हैं।
हमारे घरों की स्त्रियां जो हैं वो सदियों से बाहर भी काम करती थी और घर के अंदर भी काम करती थी, तो आर्थिक रूप से वो पुरुषों के साथ हमेशा हाथ से हाथ बटाकर चलती थी, लेकिन फिर भी अपने घरों में उनका शोषण जो है वो पुरुषों के द्वारा भी होता था। उसके कई रूप आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे साहित्य जो है हमारे सामने अब आ भी रहा है जो इन पर भी, जिस पर विचार और विमर्श हो रहा है। दूसरी चीज, जैसा कि रजत मैम ने बिल्कुल एक बात सही बोली कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में भी दलित समाज की स्त्रियां कितनी हैं। जेएनयू से हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, गंगा सहाय जी, उनको भी पता होगा कि जेएनयू में भी दलित समाज की लड़कियां कितनी हैं। क्या वो काबिल नहीं है? सवाल ये उठता है कि क्या वो काबिल नहीं है? ऐसा नहीं है। आप कलछिल पकड़ लो और कलम हमें दे दो, फिर देखो हम अपनी काबिलियत कैसे दिखा देंगे इस समाज को। हमारे हाथ में कलछिल सबसे पहले पकड़ाई जाती है, कलम बाद में पकड़ाई जाती है। आज भी मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मैं अपने कॉलेज के उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो बच्चों की प्रायोरिटी ही सबसे पहले खाना बनाना होता है, और मैं पहली ही क्लास में उनसे बोलती हूँ अगर मेरी क्लास में पढ़ने आए हो तो कलछिल को गेट के बाहर छोड़कर आना, कलम हाथ में लेके आना। कलछिल चलाना आप सीख लोगे कभी भी, लेकिन अगर कलम चलाने का समय गुजर गया तो वो कभी हाथ नहीं आएगा। और सबको मालूम है कि बाबा साहब का ये संदेश ही रहा है कि जब तक हमारे समाज की स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी तब तक हम एक मुकम्मल समाज या भारत का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे समाज की लड़कियों को अभी भी पढ़ने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत कम लड़कियां जो हैं वो हमारे समाज में पढ़ने को लेकर बाहर आ पा रही हैं। आज भी हमारे परिवार के लोग नहीं भेजते हैं। शायद मैं अपने परिवार की पहली पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मतलब मैंने पहली पीएचडी की है। मेरे घर में कोई पीएचडी नहीं है। किसी की शादी 14 साल में, किसी की शादी 18 साल में, किसी की 17 साल में, किसी की 16 साल में, मतलब जो लाइन बनी हुई है उस लाइन में ये चलता रहता है। तो हम कहीं और ना जाएं, अपने ही घरों में इसके दायरे को हम देख ले। तो जब भी हमारे पास शिक्षा का हथियार आएगा, कलम आएगी, हम भी एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों में मैं फिर यही कहूँगी कि पढ़ो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धन्यवाद। शुक्रिया नीलम मैम, आपने बहुत सारे आयामों को छुआ, बहुत तरह से बताया कि किस तरह से दलित स्त्री लेखन हो रहा है, किन मुद्दों से वो टकरा रही है। कहने का साहस और जोखिम दोनों ही दलित स्त्री लेखन में देखने को मिलता है। और दलित स्त्री लेखन इसलिए भी बड़ा खास है कि सिर्फ गिरना ही नहीं बल्कि गिरकर संभल कर उठकर खड़ा होने का साहस भी इस साहित्य में देखने को मिलता है। यहाँ पितृसत्ता का विरोध है तो साथ ही पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समभाव की बात भी कही जा रही है। तो ये जो साहस है वो दलित स्त्री लेखन की खास विशेषता है। आदिवासी स्त्री जब लिख रही है, दलित आदिवासी स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं, मैं गंगा सहाय मीना सर की तरफ अब रुक करना चाहूँगी कि वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब दलित आदिवासी स्त्री लिख रही है वो लगातार ये सवाल उठा रही है कि प्रकृति, संसाधन और देह से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो किस तरह से उनके लेखन में सामने आ रहे हैं। इसके साथ जो प्रकृति की चिंता है, पर्यावरण की चिंता है, वो दलित जो आदिवासी स्त्री है उसकी अपनी चिंताएं भी हैं।
वो पत्तल बनाते हुए हाथ पर, वो खुद कहती हैं कि पत्तल बनाते हुए हाथों पर पेट भर दिए जाते हैं, लेकिन बनाने वाले हाथ जो हैं वो अक्सर भूखे रह जाते हैं और करियाई देह से टप टप पसीना चूता रहता है। तो ये किस तरह से लेखन, आदिवासी जो महिला लेखन है सर, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रेरणा क्या है, वो किस तरह से आगे चल रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले रचयिता के साथियों को बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया आयोजन करने के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में हम कोई आयोजन के लिए कोशिश करते हैं तो विश्वविद्यालय की तरफ से आसानी से परमिशन नहीं मिलती या पैसा नहीं मिलता और आयोजन हो ही नहीं पाते। आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इसके लिए निश्चित तौर पर आप सबको बधाई। देखिए, आदिवासी साहित्य के बारे में बात करते वक्त हमको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम स्त्रीवादी साहित्य और दलित साहित्य के साथ देखते हैं तो उन्हीं प्रतिमानों के आधार पर या उन्हीं अपेक्षाओं के आधार पर हम आदिवासी साहित्य पढ़ना चाहते हैं। आदिवासी साहित्य थोड़ा सा अलग है, जैसे बाहरी दुनिया से आदिवासी अलग है, ऐसे उनका साहित्य भी थोड़ा अलग है। जैसे दलित साहित्य में दलित स्त्रीवाद एक स्थापित धारा है, अब कह सकते हैं एक स्थापित आंदोलन है, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, जिसकी प्रवृत्तियां बता सकते हैं, रचनाएं सूचीबद्ध कर सकते हैं। आदिवासी साहित्य में अभी ऐसा विभाजन नहीं हुआ है। आदिवासी साहित्य आप कह सकते हैं कि हिंदी की दुनिया में बाद में चर्चा का विषय बना, या आदिवासी दुनिया बाहरी दुनिया से अलग है, इसलिए वहां पर स्त्रियों की समस्याएं तो हैं, स्त्री रचनाकार हैं, लेकिन आदिवासी स्त्रीवाद जैसी कोई चीज अभी नहीं है। शायद इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जब आप 10 सबसे बड़े आदिवासी साहित्यकारों के नाम गिनना चाहें तो उनमें स्वाभाविक तौर पर 5 या 6 स्त्रियां होंगी कम से कम। और ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, ये हर भाषा की बात है। स्त्रियां वहां पर शुरू से हैं, हर क्षेत्र में हैं। मैं किसी ऐसे एक स्टीरियोटाइप को तोड़ करके दूसरा स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहता कि वहां पे कोई स्त्री का शोषण है ही नहीं। शोषण है, पुरुषवाद है, सब कुछ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से एक बेहतर स्थिति रही है। शायद श्रम में भागीदारी की वजह से, शायद अपने मूल्यों और विश्वासों की वजह से, लेकिन आदिवासी साहित्य में स्त्री मजबूत स्थिति में रही है, साहित्य में और समाज में भी। जब आदिवासी साहित्य के बारे में बात करते हैं तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो सिर्फ हम हिंदी के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी साहित्य की अवधारणा थोड़ी व्यापक है। उसमें अगर हम उसको एक भाषा में बांध देंगे, चूंकि हिंदी किसी आदिवासी की मातृभाषा नहीं है, किसी भी आदिवासी की नहीं। हिंदी उनके लिए एक पराई भाषा है, अंग्रेजी उनके लिए पराई भाषा है, तमिल उनके लिए पराई भाषा है। उनका सर्वाधिक सृजन उनकी अपनी मातृभाषाओं में है, चाहे वो मौखिक रूप में है या लिखित रूप में है। और उनकी अपनी मातृभाषाओं में लिखा हुआ या रचा हुआ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए भी कि हम सब जानते हैं और मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने सबसे अच्छी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा इसलिए भी कि मातृभाषाओं में रचा गया साहित्य संस्कृतिकरण से पहले का साहित्य है। यानी आप ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी दर्शन क्या है, आदिवासियों की विचारधारा क्या है, आदिवासियों की विश्व दृष्टि क्या है, तो ये जानने का स्रोत आदिवासियों की उनकी भाषाओं में ही छिपा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसा भी है कि आदिवासी भाषाओं में आदिवासी कुछ और लिख रहे हैं
और हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, उड़िया में कुछ और लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर भाषा की भी एक विचारधारा होती है, भाषा की भी एक सीमा होती है। वो भाषा की विचारधारा इस बात से निर्मित होती है कि उस भाषा को बोलने वाला बहुसंख्यक समुदाय किस तरह का आचरण, व्यवहार और विचारधारा को मानता है। किसी भाषा के बोलने वाले ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, ज़्यादा उदार हैं, लोकतांत्रिक हैं, तो उस भाषा को सीखने वाला नया व्यक्ति भी उसी तरह का होगा। उस भाषा में लिखने वाला नया व्यक्ति भी उसी शब्दावली में लिखेगा। लेकिन कोई भाषा अगर पदानुक्रम से भरी हुई है, ऊंच नीच से भरी हुई है, किसी भाषा में हिंसा है, तो उस भाषा में लिखने वाला नया व्यक्ति या उस भाषा को सीखने वाला नया व्यक्ति उसी शब्दावली में बात करेगा। थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कहूँ, जब हम कोई बुराई की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि या तो हम राम और रावण का उदाहरण देते हैं, रावण को बुराई का प्रतीक बताते हैं, या हम सफेद और काले का उदाहरण देते हैं। हम काला झंडा दिखाते हैं ना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, काले रंग को हम बुराई का रंग मान लेते हैं। तो ये हमारी भाषा की सीमा हो गई कि हमने एक रंग को बुराई का प्रतीक मान लिया, हमने एक व्यक्ति को बुराई का प्रतीक मान लिया। लेकिन इस देश के गौंड रावण की पूजा करते हैं, उनके लिए पूजनीय है, जो हिंदी की आम शब्दावली में, हिंदी के मुहावरे में बुराई का प्रतीक है। इसी तरह से काला रंग, दुनिया के ज्यादातर आदिवासी वो गोरे नहीं है, तो उनके लिए काला रंग कोई बुराई का प्रतीक नहीं है। तो आप, ये भाषा की अपनी लिमिटेशंस होती है जिस भाषा में हम बात करते हैं। इसलिए पहले तो हमको मातृभाषाओं में जाना होगा, फिर उसमें मौखिक और लिखित दोनों परंपराओं को देखना होगा। जब उसकी मौखिक और लिखित परंपराओं को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर स्त्रियां शुरू से सृजनरत हैं, स्त्रियों के मुद्दे आते रहे हैं। जैसे, और उसी का प्रभाव है कि जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो हिंदी में लिखना शुरू करने वाले रचनाकारों में भी स्त्रियां सबसे पहले हैं। अगर हिंदी की पहली आदिवासी कवयित्री का नाम जानना हो तो वो सुशीला सामंत है, जो सारे स्त्री पुरुषों में सबसे पहले हिंदी में जिन्होंने कविताएं लिखी। हिंदी की पहले आदिवासी कहानीकार का नाम जानना हो, हिंदी का पहला आदिवासी कहानीकार एलिस सिक्का है, जो एक स्त्री है। हिंदी की सबसे बड़ी आदिवासी कथाकार का नाम जानना हो तो वो रोज केरकेट्टा हैं। हिंदी की या भारतीय भाषाओं की सबसे सीनियर और सम्मानित किसी लेखक लेखिका का नाम जानना हो तो दो में से एक स्त्री निकलेगी। जैसे आप तेमसुला आओ का नाम ले सकते हैं। तेमसुला आओ बहुत बड़ी रचनाकार हैं, पूर्वोत्तर की हैं, और इधर मध्य भारत से लेंगे तो आप रामदयाल मुंडा का नाम ले सकते हैं। हिंदी में जो सबसे पहले लोकप्रिय हुई एक कवित्री निर्मला पुतुल है। आप सब जानते हैं, कोई पुरुष रचनाकार, रामदयाल मुंडा भी तब तक लोकप्रिय नहीं हुए, उनसे पहले के रचनाकार हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं हुए। तो वहां पे स्त्रियों के सवाल आते रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमको इस स्टीरियोटाइप से भी बचना है कि आदिवासियों में सारी स्त्रियां और पुरुष सब समान हैं। बाहर से आदिवासियों को देखने के यही दो नजरिए है कि यहाँ वहाँ पे या तो बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, बहुत कुप्रथाएं हैं, या एक दूसरा नजरिया है जो ये बताता है कि आदिवासियों के यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत आदर्श है। सब कुछ बहुत अच्छा और आदर्श भी नहीं है, और ये खुद आप निर्मला पुतुल की कविताओं में जानते हैं। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए, वो पूरी एक स्त्रीवादी कविता है। या निर्मला पुतुल अपने लिखने के बारे में जब भी बताती हैं कि कैसे उन्होंने रचना शुरू किया, वो सब कुछ एक स्त्री की नजरिए से। और ऐसी असंख्य कविताएं उनके तीनों संग्रहों में जो स्त्रियों को लेकर के हैं। अभी जोराम आलम का उपन्यास आया 2-3 साल पहले, जंगली फूल, वो उपन्यास भी साबित करता है कि न केवल मध्य भारत के आदिवासियों में बल्कि पूर्वोत्तर के आदिवासियों में भी स्त्री और पुरुष का भेद है, बाकायदा अच्छा खासा भेद है। तो उसको हमको एड्रेस करना है। और मेरे ख्याल से वो शुरू से ही पुरुष रचनाकार हों या स्त्री रचनाकार हों,
उनके लेखन में आता रहा है, इसलिए वहाँ पर अभी आदिवासी स्त्रीवाद जैसी अवधारणा के लिए स्पेस नहीं बन पाया है। आदिवासी स्त्री की समस्याएं हैं, लेकिन आदिवासी स्त्रीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बने, क्योंकि अब जो मैं कह रहा था कि आदिवासियों को अपने मूल रूप में जानना है, तो वो संस्कृतिकरण से पहले के उनके आदिवासियों को देखना होगा, उनके दर्शन को पहचानना होगा, जो मौखिक परंपरा में या आदिवासी भाषाओं की लिखित परंपरा में है। लेकिन संस्कृतिकरण मतलब जब आप बाहरी समाजों के संपर्क में आते हैं, और बाहरी, ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है कि हाशिए के समझे जाने वाले समूह जब ऊंचे समझे जाने वाले समूहों के या मुख्य धारा के समझे जाने वाले समूहों के संपर्क में आते हैं, तो वो अपने आचरण में बदलाव करते हैं, अपने रीति नीति सब में बदलाव करते हैं और उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 20-30 साल पहले दलितों और आदिवासियों के नाम कुछ अलग होते थे, सरनेम कुछ अलग होते थे, वो बदलने लग गए। उनका पहनावा अलग था, वो बदलने लग गया। अब ये दलित परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये अच्छी बड़ी सकारात्मक बात है कि अब हम कोट पहनते हैं और बड़े गर्व से पहनते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से हम सीख करके अपनी डिग्निटी के लिए हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब हम आदिवासी दृष्टि से देखते हैं तो ये सारे आचरण जो हम मुख्य धारा के समाज से सीखते हैं, इसमें हम सिर्फ आचरण नहीं सीख रहे, हम उसके साथ एक मूल्य भी लेकर के आ रहे हैं, एक दर्शन भी लेकर के आ रहे हैं, एक विचारधारा भी लेकर के आ रहे हैं, और वो विचारधारा पदानुक्रम पे आधारित है। वो विचारधारा ऊंच नीच पर आधारित है। इसलिए आदिवासियों के लिए जो जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये आर्थिक उदारवाद का एक अच्छी अवधारणा या खराब अवधारणा है, तो ये दलितों के लिए एक अच्छी अवधारणा है, क्योंकि ये जाति के बंधन को कमजोर करती है। अब आप मॉल में जाकर के कपड़े खरीदेंगे, कुछ और सामान खरीदेंगे, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। और आप ट्रेडिशनल सिस्टम में जाएंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा, तमाम लोगों ने लिखा कि आप दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि दुकानदार के हाथ से सामान भी नहीं ले सकते। तो ये उस चीज को जो आर्थिक उदारवाद है, नई आर्थिक नीतियां वो तोड़ती हैं। लेकिन यही आर्थिक उदारवाद, यही नई आर्थिक नीतियां आदिवासियों के लिए विनाशकारी हैं, क्योंकि पूरी की पूरी मुनाफे की व्यवस्था, जिस चीज को प्राकृतिक संसाधन मान करके जिसको लूटने में लगी हुई है, वो एक तो आदिवासियों के अपने इलाके हैं, वो इलाके उनको छोड़ने पड़ रहे हैं। किसके लिए? पूंजीवादियों के मुनाफे के लिए। दूसरा, जब कोई आदिवासी अपनी जगह से, अपनी जड़ों से हटता है और दूसरी जगह पर जाकर के उसको रहना पड़ता है, तो वो अपनी मूलभूत संस्कृति, अपनी भाषा से, अपनी परिवेश से अलग होता है, और इससे उसका जीवन अपनी जड़ों से कट जाता है। और जड़ों से बने रहना इसलिए जरूरी है कि इससे उसकी पहचान निर्मित होती है। और आदिवासियों के लिए संस्कृति एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उससे वो अपने पुरखों के प्रति जो सम्मान भाव है, प्रकृति के प्रति सम्मान भाव है, या आपसी संभाव है, सामूहिकता का भाव है, सामाजिकता का भाव है, जिसमें कि एक समानता का दर्शन निहित है, उस दर्शन से भी दूर हो जाता है। और शहर में आकर के वो सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर या घर में काम करने वाली एक बाई की भूमिका में सिर्फ रह जाते हैं। इसलिए ये जो आर्थिक उदारीकरण है, ये आदिवासियों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जब हम देख रहे हैं कि संस्कृतिकरण से पहले के आदिवासी को जानना है, तो हमको मौखिक परंपरा में या आदिवासी भाषाओं में जाना होगा। और वर्तमान में जो आदिवासी हैं, जिस तरह से उनका जीवन तेजी से बदल रहा है, तो उस बदलते हुए जीवन में आप देखेंगे कि उनके मूल्य भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और उसमें आने वाले समय में हो सकता है कि पितृसत्ता बहुत गहरे रूप में, क्योंकि वो किसके संपर्क में आ रहा है? मध्य वर्ग के संपर्क में आ रहा है। और जो बाहरी मध्य वर्ग है, वो पितृसत्ता को ढोने वाला सबसे प्रमुख समुदाय। जो उच्च वर्ग है उसके अंदर पितृसत्ता कम है, और जो निम्न वर्ग है उसके अंदर भी पितृसत्ता कम है। लेकिन जो मध्य वर्ग है, उसी में ही स्त्री विरोधी मूल्य सबसे ज्यादा होते हैं। और जो जैसे आदिवासी इलाकों से लोग पढ़ लिख करके नौकरियां करने शहरों में आ रहे हैं, वो मध्य वर्ग के संपर्क में ज्यादा है। और अंततः वो ऐसे सारे आचरण अपना रहे हैं जो बाहरी समाज के मध्य वर्ग के लोग करते हैं। उनके व्रत त्योहारों को देखिए, पिछले 20 वर्षों में उनके व्रत और त्योहार और सारे उत्सव इतने ज्यादा बदल गए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसमें वो मध्यवर्गीय हिंदुओं के जैसे आचरण करने लगे हैं, या मध्यवर्गीय क्रिश्चियंस के जैसे आचरण करने लगे हैं। और इस प्रक्रिया में उनके अंदर भी निश्चित तौर पे पितृसत्ता के तत्व आ रहे हैं। अब वो भी अपनी लड़कियों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसे कि सवर्ण हिंदू करते हैं। तो इसका मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी स्थितियां बने कि वहां पर पुरुषवाद का शिकंजा
कसे, जबकि बाकी समाजों में वो ढीला हो रहा है। आदिवासियों में हो सकता है पुरुषवाद ज़्यादा विकसित हो, ज़्यादा पनपे, और फिर वहाँ पर भी आदिवासी स्त्रीवाद की जरूरत पड़े। लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि जो अब तक की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर स्थिति है, और वहाँ पर स्त्री और पुरुष रचनाकार आदिवासियों के मूलभूत प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और वो मूलभूत प्रश्न एक नए निर्माण के बारे में, एक नई सृष्टि के बारे में है, इस सृष्टि को बचाने के बारे में है, और एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वैश्वीकरण के जो आयाम हैं, जहाँ कहीं वो अवसर उपलब्ध करा रही है, कैसे वो आदिवासी स्त्री के लिए संकट भी उत्पन्न कर रही है। ये देखना बड़ा जरूरी है कि कौन से वो नए जोखिम हैं, कौन से वो नए संकट हैं जिन पर बात की जा रही है। क्योंकि समय बहुत कम है और आयोजकों की ओर से लगातार मुझे बताया जा रहा है कि इस सत्र, क्योंकि ये सत्र लगभग, हमारा सत्र तो बहुत समय से चल रहा है, पर इससे पूर्व वाला सत्र लेट हो गया और अभी हमारे बाद भी एक सत्र होना है, तो भले ही समय कम हो पर हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं। और मैं अगले प्रश्न को जो कहूँगी, बिना किसी भूमिका के मैं मंच पर एक के बाद एक बात पूछना चाहूँगी सभी से कि किन संभावनाओं के साथ वे इस लेखन को देख रहे हैं। जब नीलम मैम कह रही हैं कि कलछुल से कलम तक का सफ़र तय कर रही है दलित स्त्री, और जैसा और उन्होंने ये भी कहा कि जो भाषा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, मुझे लगता है कि घर में आग लगी हो तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि हाथों में चूड़ी पहनी कि नहीं, अंगूठियां पहन लूं, कपड़े थोड़े ठीक कर लूं और फिर चलूं घर की आग बुझाने। तो अभी तो घर को बुझाने के लिए लेखन चल रहा है। यहाँ इस तरह का चौकन्नापन और सौंदर्य आपको मिलेगा, उसके लिए जैसा कहा कि देखना पड़ेगा, लेकिन आग बुझाने की जो ये कोशिश है वो लगातार जारी है इस लेखन के जरिए। वो समाज के जो तमाम तरह के वर्चस्व हैं उनको तोड़ने की लगातार एक तरीका जो है वो इस लेखन में आपको देखने को मिलेगा, जो दलित आदिवासी स्त्री लेखन लगातार हमें एक दिशा दिखा रहा है। इसी के साथ एक बहुत जरूरी प्रश्न जो मैं रजत मैम से पूछते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहूँगी मंच को, और हमारे पास लगभग 5-5 मिनट का ही समय होगा बोलने का, कि वो एक अपनी कविता, उनकी कविता है, हमारे साथ जब होता है बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तब क्यों हिलता नहीं पत्ता एक भी, और जब तुम्हारे साथ हुआ बलात्कार तब क्यों हिल गई संसद भी। तो स्त्री और दलित स्त्री की जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि सब स्त्रियां एक समान हैं, लेकिन जब दलित स्त्री लिखती है तो वो इस तरह के प्रश्न लगातार उठाती है कि जहाँ कहीं भेदभाव हो रहा है वो उसे लगातार उन चीज़ों को उठा रही है। वहाँ स्त्री को लेकर के इस तरह से भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा है, तमाम वर्गीकरण नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जो जरूरी सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। रजत मैम, मैं आपकी तरफ ही ये वंदना, ये जो आपने कविता पढ़ी ये 2004 में कादम्बनी में भी ये छपी थी और हिंदुस्तान में अखबार दैनिक में छपी थी। उसके बाद ये युद्धरत आम आदमी में रमणिका गुप्ता जी ने भी छापी, हंस ने थोड़े सा इसको बिगाड़ के छापी ये कहेंगे। और 2004 और 2024 से मुझे बड़ा है ये कहते हुए है, मतलब दुख होता है और बड़ा ये लग रहा है कि ये सवाल अभी तक मैं क्यों उठा रही हूँ, ऐसा मैं क्यों देख रही हूँ कि दलित स्त्री के साथ में इस तरह का रेप बलात्कार जैसे कांड होते हैं, तब ये आंदोलन जो है वो सब लोग, पूरा देश एकत्रित क्यों नहीं होता है, मीडिया का ध्यान क्यों नहीं जाता है, जो महिला आयोग है वो क्यों नहीं उसकी आंखें खुलती हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तब मुझे ये शायद कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी लगातार ये जैसे अभी शायद 2 साल पहले की बात है, हाथरस में उसी जैसा बहुत ही निर्मम एक बाल्मीकि लड़की के साथ में कांड हुआ था। क्योंकि वो शब्द भी मैं दोबारा से दोहराना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में है ये अल्तमस कबीर ने 2004 में ही कहा था। वो अल्तमस कबीर कलकत्ता में हाई कोर्ट के शायद जज थे। उन्होंने कहा था क्योंकि
उस वक्त ही 10 साल की लड़की के साथ में बिहार में बलात्कार हुआ था। अखबार में 2-4 लाइन छाप के बस इतनी चुरी हो गई थी। वो आंदोलन चल रहा था। तब ये क्यों इस तरह से चुप्पी साध ली जाती है? क्योंकि महिला महिला है, विभाजन नहीं है, नहीं होना चाहिए। सभी का सम्मान है, स्त्रियों का उसी तरह से होना चाहिए। और सभी देश की बेटियां हैं और सब बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर एक कल के ही उसमें एक खबर अयोध्या के बारे में कि एक वाल्मीकि लड़की के साथ में भी ये बलात्कार हुआ, कल का ही। क्या किसी अखबार में छपा है? क्या किसी बुद्धिजीवी ने ये सवाल उठाया है? क्या महिला आयोग ने सवाल उठाया है? ये एक बहुत ज़्यादा दुखद और निराशाजनक बात है, क्योंकि जहां हम पूरे विश्व गुरु भी बन रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, हम विकास करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही है? सोच बदलने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नीलम मैम, मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप इस विषय को किस तरह से देख रही हैं और इसे समेट रही कि दलित स्त्री लेखन की जो संभावनाएं हैं, दशा और दिशा पर हम बात कर रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है, तो बस थोड़े में ही कि आप इसे किस तरह से देख रही हैं, समेटेंगे। बहुत दुख की बात है कि जहां पर हम चांद पर जाने की बात करते हैं, जहां पर हम अत्याधुनिक होने की बात करते हैं, पर आप लोगों को लगता नहीं कि हम कपड़ों से अत्याधुनिक हो गए हैं, लेकिन दिमाग से हम और भी जाहिल होते हुए जा रहे हैं। जितने जाहिल हो रहे हैं, पशुता भी कहना अपने आप में उनको गाली है। निर्भया कांड आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी जगह पर इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। उसी के साथ एक दिन के बाद गुड़िया नाम की लड़की जो दलित थी, उसी तरह का जघन्य अपराध बलात्कार होता है, लेकिन सारा समाज जो है वो चुप रहता है। ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से हो रहा है। हम तो बस बार बार लोग बोलते हैं कि हम बराबरी में आ गए हैं। कहाँ से बराबरी में आ गए हैं? अगर बराबरी में हम आ गए होते तो जिस तरह से निर्भया का बलात्कार होते खून खौल उठता है, जिस तरह से कलकत्ता में डॉक्टर के साथ बलात्कार होते सबकी आत्माएं जाग जाती हैं, उसी तरह से अभी जो घटना हुई है अयोध्या में, सभी लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करने लगते, वो आत्माएं कहाँ मर जाती हैं? क्योंकि ये जो जाति का जो दंश है और जो जाति का भेद है, वो कीड़ा आज भी लोगों के दिमाग में उसी तरह से बरकरार है। उसी तरह से दलित स्त्री लेखन साहित्य को भी लेकर है। अक्सर जब बात होती है, जो मुख्य धारा का जो स्त्री लेखन है, वो दलित लेखन को आज भी सही नजरिए से नहीं देखते, अपने से कमतर नापते हैं आज भी। लेकिन मैं यहां इस मंच से बहुत ही गौरव के साथ ये कहना चाहूंगी कि दलित लेखिकाएं जो लिख रही हैं, खुल्लम खुल्ला जो लिख रही हैं, धर्म का विरोध कर रही हैं, पाखंड का जो विरोध कर रही हैं, वो अपने निजी जीवन में उसको अपनाती हैं। आप खुलकर देखिएगा, वो अपने निजी जीवन में, उनके घरों में आपको कहीं पर भी राम और शिव और कृष्ण नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। या वो करवा चौथ का व्रत करके अपने पति का रिचार्ज कूपन नहीं करेंगी। जो लिखती हैं, मैं लिखने वालों की बात कर रही हूँ, जो
जो दलित साहित्य लिख रही हैं, लेकिन आप वहीं जब मुख्य धारा की रचनाकारों के पास जाएंगे, खूब लिखती हैं, लिखते तो आपके अंदर इतनी मतलब कि आत्मा जो है आंदोलित हो उठती है कि हम जो है सब कुछ खत्म कर दें, हम पाखंड धर्म ये सब खत्म कर दें। और जब आप उनके निजी जीवन में जाएंगे तो वो बड़े बड़े सिंदूर लगाकर और चूड़ा पहनकर और पति का रिचार्ज कूपन करती हुई आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी रचनाकार हैं, आप कहिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगी बाद में। लेकिन हमारे साहित्यकार जो चीज लिखती हैं वो चीज अपने जीवन में अपनाती हैं। ये है भिन्नता और ये है आगे बढ़ने की क्षमता और ये है संभावनाएं कि आने वाले समय में दलित साहित्य लेखन अपना एक परचम जरूर लहराएगा। धन्यवाद। शुक्रिया मैम। और अनुज ने मंच संभाल लिया है। मैं जल्द से सर से कहना चाहूँगी कि अपनी बात को 2 मिनट में वो पूरा करें। सर, आप इस विषय को कैसे देख रहे हैं? कुछ शब्दों के साथ हमारे साथ युवा बैठे हुए हैं। सर, आदिवासी स्त्री लेखन को जब वो पढ़ रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ें? इसी के साथ देखिए, सिर्फ आदिवासी स्त्री लेखन की बात नहीं है, पूरे साहित्य को ही कैसे पढ़ें, या खास तौर पर अस्मितावादी साहित्य को कैसे पढ़ें, या मुक्तिकामी साहित्य जिसको हम कह सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारी तमाम जद्दोजहद इसके लिए है कि हम इस दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाएं। कोई भी आंदोलन में हम शामिल होते हैं या कम से कम मुक्तिकामी साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो किसी बात का विरोध करते हुए हम पढ़ रहे हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उस साहित्य को पढ़ते वक्त आप उसका विजन तलाशने की कोशिश कीजिए। उसकी दृष्टि क्या है, कैसे समाज का निर्माण वो साहित्य करना चाहता है। मौजूदा समाज व्यवस्था से हमारा विरोध है कि ठीक है, मौजूदा समाज व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जो दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है संबंधित साहित्य में, चाहे वो स्त्रीवादी साहित्य है, दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, वो दर्शन किस प्रकार का है, यानी वो कैसी व्यवस्था प्रस्तावित कर रहे हैं। वो व्यवस्था क्या मौजूदा व्यवस्था से बेहतर है, क्या वो सभी के लिए खुली हुई है, या सिर्फ अपनी मुक्ति की बात करती है। जैसे एक इसका प्रतिमान हो सकता है, नीलम जी ने संकेत भी किया कि कोई भी जो मुक्तिकामी साहित्य है वो अपनी अस्मिता के अलावा दूसरी उत्पीड़ित अस्मिताओं को लेकर कितना सजग है। क्योंकि हम स्त्रियां हैं तो स्त्रियों के लिए मुक्ति चाहते हैं, दलित है तो दलितों के लिए मुक्ति चाहते हैं, आदिवासी हैं तो आदिवासियों के लिए मुक्ति चाहते हैं। लेकिन इस समाज में दूसरे हाशिए के समूह हैं, क्या उनके प्रति भी हम सजग हैं? और दूसरे जो पर है, सेल्फ के बारे में तो आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम सेल्फ के लिए ऐसा स्पेस चाहते हैं, आत्म के लिए ऐसी जगह चाहते हैं, ऐसी दुनिया चाहते हैं। जो अन्य है, चाहे वो सवर्ण है, पुरुष है, या कोई मुख्य धारा के लोग हैं, उनके लिए आपके पास कैसी जगह है? क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई अपने लिए द्वीप नहीं बना सकते। हमको इसी दुनिया में रहना है। इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को कैसे हम बेहतर और खूबसूरत बनाएं, इस दर्शन को आप देखने की कोशिश करें, इस विजन को देखने की कोशिश करें। और इसके साथ ही जब आप कोई साहित्य पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से वही साहित्य टिकाऊ भी होगा, वही साहित्य ही व्यापक विश्व दृष्टि लिए होगा, जो सबकी चिंता करता है। अपनी तो चिंता करनी है, लेकिन दूसरे उत्पीड़ितों की भी चिंता करनी है। इस दुनिया को वास्तविक और बेहतर बनाने के लिए हमको काम करना है। इस विजन के साथ आप पढ़ें तो अपने आप अपने रास्ते खुलते चले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी के साथ में रचयिता की पूरी टीम को समय नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। आप बाहर अपने प्रश्न का उत्तर सर से पूछ सकती हैं। सवालों को हमें यहाँ ख़त्म करना पड़ रहा है, अगला सत्र शुरू करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ रचयिता की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुज को मंच सौंपने से पहले सत्र का जो अंत है वो सुशीला टागभोरे जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ कि हमें दिगंत विस्तार नहीं, हमें दिगंत विस्तार चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए। धन्यवाद। अभी थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सार्थक। समय की अपनी सीमा है, हम भी मजबूर हैं, हम भी आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन अगला कार्यक्रम भी करना है। तो इस कारण
हमें जो है कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है, समझा कीजिए थोड़ा। सार्थक बातचीत वही होती है जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। आज की जो भी बातचीत हुई है वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, दलित और आदिवासी साहित्य को पढ़ने के लिए आपको एक नई दृष्टि देगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, ये कार्यक्रम हमें समाप्त करना होगा, किंतु एक अंतिम कार्य बचा है। अब मैं गौरव को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह डॉक्टर वंदना जी का सम्मान करें शॉल और मोमेंटम देकर। आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और दलित और आदिवासी साहित्य के बारे में बस इसी पंक्ति में है कि राहत इंदौरी ने कहा है कि ना हम सफ़र और ना हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। यह बात सार्थक है। आप सभी का, मैम, सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत आभार।